बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे साउंड के बारे में, आवाज के बारे में। शायद सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं आवाज हो सकती है, किसी परिंदे के चहचहाने की या दरवाजे के खुलने की या शायद कमरे में चलते हुए पंखे की। बट कभी हमने इस पे गौर किया कि आवाज पैदा कैसे होती है? तो whenever you think about the sound, there is always a vibrating body. किसी भी चीज की आवाज पैदा तभी होती है जब उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है। तो हम हमेशा साउंड को एसोसिएट करते हैं विद द वाइब्रेशन। विदाउट द वाइब्रेशन देयर विल बी नो साउंड। कोई ऐसा साउंड नहीं है जो बगैर वाइब्रेशन को प्रोड्यूस हो। अब इससे पहले पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं वेव्स और उसकी टाइप्स के बारे में। उसके अंदर हमने मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ा और उसकी एक टाइप ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा। तो साउंड एक ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है और इसके साथ साथ हमने उसमें के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि एक ट्यूनिंग फोक है, जब हम ट्यूनिंग फोक को स्ट्रक करते हैं किसी रबर पैड के साथ तो ये इसके जो साइड्स है वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो जब ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो जब ये ऐसे मूव करेंगे तो ये हवा के पार्टिकल को साथ में दबाएंगे जिससे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी और जब ये वापस मूव करेगा तो जो एयर पार्टिकल वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे जिससे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मेक्स द ट्रांसवर्स वेव्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ साउंड। साउंड एक ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है जो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। अब वो वाइब्रेशन चाहे किसी जो फ्ली है उसके जो विंग्स है उसकी वाइब्रेशन से हो, किसी गिटार का साउंड हो या जो स्कूल बेल का गॉन्ग है उससे प्रोड्यूस हो या आप किसी ड्रम को बीट करें या कोई भी चीज जिसको आप वाइब्रेट करवाएं उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से कैसे ट्रांसमिट होती है सुनने वाले की तरफ। तो अब चूंकि जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स मीन कि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो जब कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वेव की एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे पार्टिकल में, सब पार्टिकल टू पार्टिकल शिफ्ट होती है जो कि हम पिछले जो चैप्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह ये जो वेव के पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी एक दूसरे के साथ शिफ्ट करते जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वेव जो साउंड है वो सिर्फ एयर में से पास कर सकती है, ये दूसरे मीडियम जैसा कि सॉलिड या लिक्विड उसमें भी पास कर सकती है। बट ये श्योरिटी है कि वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि साउंड एक मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। तो मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन यही है कि दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो जैसे अगर डाइवर्स है वो पानी के अंदर अगर जंप करते हैं तो पानी के अंदर किसी स्पीड बोट की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। इस तरह जो लैंड है साउंड है कोई सॉलिड मटेरियल, अगर आप भी किसी टेबल के ऊपर अपना कान लगा के उसको टैप करें तो आप उसकी साउंड को बड़ी अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, it can either be air, liquid or solid, but sound can never travel through a vacuum. साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वैक्यूम में से पास नहीं कर सकता। इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी इस तरह वैक्यूम जार के अंदर किसी बेल को रख के उसको रिंग करेंगे तो आपको उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वैक्यूम में से जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता बिकॉज मीडियम नहीं है। तो साउंड की प्रोपोगेशन इज ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम। ओके जी, अब अगर मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो नॉर्मली जो एक नेचुरल डिटेक्टर है साउंड का दैट आर एयर। एयर हमारे जो एयर्स है ये कुदरती जरिया है जिससे साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम बात किए पीछे कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो दैट वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू द मीडियम और वो पहुंचते हैं हमारे कान के एयर ड्रम्स तक और हमारे कान के एयर ड्रम्स उस वाइब्रेशन के साथ जो वो वाइब्रेट करते हैं और फिर वो वाइब्रेशन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो माइक है, माइक एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड की वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको हम बाद में सुन सकते हैं। यहाँ पे एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए
जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे कान है, जिससे हम साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी फिजिक्स भी अल्लाह पाक ने बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, जो कि साउंड को डिटेक्ट करने के लिए बनी हुई है। स्टार्ट हमारा जो एक्सटर्नल एयर है जो हमें नजर आ रहा होता है, इसको पिन्ना कहते हैं, और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है ताकि ये मैक्सिमम एरिया में से साउंड को कलेक्ट कर सके। दो साउंड वेव्स देन ट्रेवल थ्रू दिस ऑडिटरी कैनाल, और यहाँ पर जो है वो एक टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम एयर ड्रम या कान का पर्दा भी कहते हैं। जब वेव्स यहाँ से अंदर एंटर होती है तो ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को हल्का सा वाइब्रेट करती हैं, और इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, तीन जो हड्डियां हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं। देन दिस एम्प्टी प्लेस इज कॉल्ड कॉकलिया, जिसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है। तो ये मेम्ब्रेन उन हड्डियों के जरिए इस कॉकलिया के लिक्विड के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। दोज वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर एक सिलिया बाल जैसी साख्तें होती हैं, वो उनको मूव करवाती हैं, और फिर उसके जरिए जो हमारे ऑडिटरी नर्व है हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, और हमारा ब्रेन जो है उस साउंड को डीकोड करता है, जिससे हमें सुनने का एहसास जो है वो पैदा होता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि कानों का काम सिर्फ आवाज सुनना ही नहीं है, इसके अलावा जो हमारा ह्यूमन बैलेंस है वो भी कानों के ही जिम्मे होता है। हमारे कान जो है वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में मदद देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। साउंड की क्या क्या खसूसियात है, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज अ पिच। व्हाट इज अ पिच? पिच डिस्टिंग्विश श्रिल साउंड फ्रॉम ग्रेव साउंड। एक भारी और बारीक आवाज में जो हम फर्क कर सकते हैं उसको हम पिच कहते हैं। पिच मीन्स कि कौन सी आवाज कितनी बारीक होगी, कितनी भारी होगी, इसको हम पिच से जो है मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली की आवाज या किसी परिंदे की आवाज बारीक होती है, रादर देन आप किसी गाय या भैंस की आवाज भारी होती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम पिच कहते हैं। उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक इस तरह का व्हील लें, साइकिल का व्हील जो होता है उसके साथ एक कार्डबोर्ड का पीस रख के उसकी जो वायर है उसके साथ अटैच कर दें। फिर अब उस व्हील को घुमाना शुरू करें। पहले व्हील को स्लो स्लो घुमाएंगे तो आपको आवाज उसकी कम नजर आएगी, फिर जैसे जैसे आप उसको तेज करते जाएंगे तो उसकी आवाज यानी कि नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, यानी कार्डबोर्ड तारों के साथ जो टकरा रहा है उसकी तादाद बढ़ जाएगी, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वैसे वैसे पिच भी इंक्रीज हो जाएगी, आवाज बारीक होती जाएगी। दैट मीन्स कि एक हायर पिच वॉइस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लोअर फ्रीक्वेंसी के। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी पिच भी उतनी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। अच्छा, अब इन तीनों चीजों का आपस में, अब ये देखें, ये एक लो फ्रीक्वेंसी हाई पिच की वॉइस है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। अब इसी तरह ये एक दूसरी साउंड है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, और इसकी जो पिच होगी वो कम होगी। इस तरह पिच, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में एसोसिएट होते हैं। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है दैट इज द लाउडनेस। लाउडनेस मींस कि आवाज कितनी बुलंद है, आवाज कितनी ऊंची है। द ग्रेटर द साउंड एनर्जी द लाउडर इज द साउंड। कि जितनी आवाज बुलंद होगी हम कहेंगे उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसकी लाउडनेस कम है एज कंपेयर टू अगर कोई बाहर जोर जोर से ढोल को बीट कर रहा हो। तो ढोल की आवाज बहुत ऊंची है जबकि दो पर्सन जो आवाज कर रहे हैं उसकी लाउडनेस कम होगी। अब लाउडनेस किन चीजों पर डिपेंड करती है? नंबर वन, लाउडनेस डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जिस बॉडी को आप वाइब्रेट करवा रहे हैं उसका एरिया क्या। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक इतना सा ड्रम है और एक इतना बड़ा ड्रम है, तो जो छोटा ड्रम है, इतना सा ड्रम है, उसकी लाउडनेस कम होगी क्योंकि उसका वाइब्रेटिंग एरिया छोटा है। क्योंकि जो बड़ा ड्रम है उसका एरिया ज्यादा है, तो जब आप उसको बीट करवाएंगे उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। सेकंड थिंग जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। फॉर एग्जांपल, एक स्पीकर चल रहा है, अगर आप स्पीकर के करीब खड़े तो आपको उस साउंड की लाउडनेस ज्यादा फील होगी एज कंपेयर टू कि आपका डिस्टेंस अगर स्पीकर से ज्यादा है तो आपको उसकी लाउडनेस जो है वो कम फील होगी। थर्ड थिंग इज मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रैवलिंग। तो अब डिफरेंट मीडियम में से साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है।
अगर आप सॉलिड में से सुन रहे हैं तो सॉलिड में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एयर, एयर में साउंड की स्पीड कम होती है। तो आप किस मटेरियल के थ्रू सुन रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि साउंड की लाउडनेस के। एक फोर्थ और चीज है हेल्थ ऑफ द ह्यूमन एयर। अब जो एक नौजवान है या कोई जिसका कोई ऐसा शख्स जिसके कान सेहतमंद है तो उसको नॉर्मल आवाज ठीक सुनाई देगी। वही अगर कोई एज्ड पर्सन है जिसके कान का कोई मेडिकल इशू है तो उसको एक नॉर्मल आवाज भी कम सुनाई देगी। तो ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिन पर लाउडनेस ऑफ द साउंड जो वो डिपेंड करती है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वालिटी की। थर्ड जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड द पिच आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। कि अब आप दो ऐसी आवाजों को सुनते हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है, जिनकी पिच भी सेम है, तब आप उन आवाजों में कैसे फर्क कर सकेंगे? तो उसका आंसर है जी क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल एक पियानो है और एक फ्लूट है, वो दोनों प्ले हो रहे हैं, दोनों की लाउडनेस सेम है, दोनों की पिच सेम है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो वो है क्वालिटी। क्वालिटी हमें दो एक ही जो पिच पे और एक ही लाउडनेस की दो आवाजों में जो हम फर्क कर सकते हैं उसको हम क्वालिटी कहते हैं। ओके जी, फर्दर हम बात करते हैं साउंड इंटेंसिटी की। साउंड इंटेंसिटी क्या होता है जी? साउंड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है जी इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम पावर पर यूनिट एरिया। कि एक एरिया को अगर आप साउंड के रास्ते में परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इसमें से कितनी साउंड एनर्जी गुजर रही है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली आप यहाँ देखिए आई से हम इसको डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू ई क्या है? एनर्जी, ए है एरिया और टी है टाइम। तो एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। एक यूनिट एरिया जिसको आपने साउंड की प्रोपगेशन के सामने परपेंडिकुलरली हेल्ड किया हुआ तो उसमें पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी पास कर रही है इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। और अगेन इसको पावर पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। तो ये असल में द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर भी कहते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो होता है जी पिकोवाट पर स्क्वायर मीटर। पिकोवाट पावर से पिकोवाट और ए का स्क्वायर मीटर, तो उससे हमारे पास बन जाता है पिकोवाट पर स्क्वायर मीटर। और एक पिकोवाट जो होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 वॉट होता है। पिको एक प्रीफिक्स है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो पिको प्रीफिक्स इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12। तो अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी मीन साउंड वेव ये रिलेट करती है स्क्वायर ऑफ द वेव ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनस एयर। यानी कि इंसान के कानों पे ये डिपेंड नहीं करती, ये स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी कि इंटेंसिटी पे, लाउडनेस पे डिपेंड करती है। सॉरी उसकी जो एनर्जी जो पास करी उस पर डिपेंड करती है। जबकि जो लाउडनेस है, लाउडनेस ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, जो है वो वेरी करती है। तो ये थी जी साउंड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जी इंटेंसिटी लेवल। साउंड का इंटेंसिटी लेवल क्या होता है जी? एन एवरेज ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड विद इन एन इंटेंसिटी। अच्छा, अब इंटेंसिटी लेवल वो लेवल है जो एक जो हेल्दी पर्सन है, जो जिसको सुन सकता है, जिसको वो बियर कर सकता है, जो उसके कानों में के अंदर जो एनर्जी जा रही है उस साउंड की वजह से, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो एवरेज ह्यूमन है वो कम से कम इस रेंज तक 10-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर और ज्यादा से ज्यादा 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर या इससे हाई, ये वो रेंज है जो एक ह्यूमन हेयर जो वो सुन सकते हैं। इससे ज्यादा की जो रेंज है वो उसके लिए तकलीफ दी होगी और इससे जो कम है वो उसको सुन नहीं पाएगा। यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया जिसमें दो डिफरेंट यूनिट्स में ये इंटेंसिटीज दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये डेसिबल बेल यूनिट के अंदर दी गई है इंटेंसिटी, ये डेसिबल यूनिट्स के अंदर है, और ये इंटेंसिटी जो है वो वॉट पर मीटर में। तो अब ये देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन जो है ये बहुत मैग्नीट्यूड में बड़ा लंबा चौड़ा डिफरेंस है, इनके वैल्यूज में बड़ा लंबा चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखिए अगर 100 डेसिबल है वो 10 बेल बनता है, बट इंटेंसिटी उसकी वेरी वेरी लॉन्ग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बड़ा कन्वीनियंट होता है अगर हम उसको लोगारिथम की शक्ल में लिखें।
लिखें, क्योंकि लोगारिथम बड़ी बड़ी वैल्यूज को स्क्वीज अप कर देगा, छोटी वैल्यूज बना देता है, इसलिए हम इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम उसको लोगारिथम की शक्ल में मेंशन करें। इसलिए हम जब इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके अंदर जो है वैल्यूज को लोगारिथम में लिखेंगे। तो ये जो लाउडनेस होता है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, जैसे पीछे बात तो कर चुके हुए, तो हम इसको लिखेंगे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I, और यहाँ से जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब फर्ज करें जो L नॉट है ये लाउडनेस है कम से कम आवाज की, जो ऑडिबल है, मिनिमम फेंटेस्ट वॉइस के लिए, और I नॉट वो फेंटेस्ट, वो कम से कम इंटेंसिटी है। ये कम से कम इंटेंसिटी, कम से कम लाउडनेस, और जो L है ये मैक्सिमम लाउडनेस, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम के लिए हमारे पास, जिस तरह हमने मैक्सिमम के लिए L इज इक्वल टू K log I बनाया, सब मिनिमम के लिए L नॉट इज इक्वल टू K log I नॉट बनेगा। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि हम लाउडनेस के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K log I माइनस K log I नॉट, यहाँ से K को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। अब log की एक प्रॉपर्टी है कि अगर log में दो आइटम्स जो है, दो टर्म्स अगर माइनस हो रही हो, तो हम उनको इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, बटे की सूरत में, जो डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस, ये टू लाउडनेस जो है L माइनस L नॉट, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल इसको कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं बीटा से। तो L माइनस L नॉट को हम बीटा लिख देंगे, जिसको इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, और इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ये, बीटा इज इक्वल टू K log I ओवर I नॉट, जहां पर I जो है ये हाईएस्ट इंटेंसिटी है, और I नॉट जो है वो लोएस्ट इंटेंसिटी लेवल है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो हम इंटेंसिटी लेवल है वो हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। इसको हम यहाँ पर हम I और I नॉट चूंकि सेम वैल्यूज की रेशियो है, इसलिए ये एक जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, बट जो K की वैल्यू है ये डिपेंड करती है। तो इसको अगर हम यूनिट्स बेल में लिखें, तो इसको बेल यूनिट के अंदर K की वैल्यू होती है 1, तो K की वैल्यू अगर 1 लिखें तो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज log I ओवर I नॉट बेल्स आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास लोगारिथम की शेप में जो हमारी कुछ कॉमन वॉइसेस हैं उनका इंटेंसिटी लेवल गिवन है, जैसे थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग 0। अच्छा, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस तरह सेंटीग्रेड जो हमारा सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है, उसमें 0 सेल्सियस का मतलब ये होता है कि वो केल्विन स्केल के अंदर कोई ना कोई टेम्परेचर है। इसी तरह जब हम यहाँ पे 0 इंटेंसिटी लेवल की बात करते हैं डेसिबल के अंदर, तो उसका मतलब वो समथिंग है, इंटेंसिटी है हमारे पास वॉट मीटर स्क्वायर के अंदर। क्योंकि डेसिबल 0 भी हो जाए तो हमारे पास 0.01 बेल बन जाता है, यानी कि उतनी वैल्यू डिक्रीज होकर हम छोटे यूनिट्स जो है ना बेल के अंदर आ जाते हैं। तो 0 डेसिबल डजंट मीन कि वहां पे साउंड नहीं है, वो माइनस में भी वैल्यूज इसकी हो जाती हैं। बाकी कुछ और भी यहाँ पे गिवन वैल्यूज है, डिफरेंट जो वॉइसेस हैं उसके लिए। तो अब यहाँ पे जैसे हमने वो पहले लिखा हुआ था बीटा जी को log I ओवर I नॉट बेल्स, जब हम डेसिबल में उसको लिखते हैं तो वो 10 टाइम्स हो जाता है, दैट मीन कि 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स। अमूमन जब आप साउंड की डिस्कशन होती है तो आप उसके डेसिबल यूनिट को सुनते हैं, बट इसका बड़ा यूनिट जो है वो बेल है, 10 डेसिबल्स इज इक्वल टू 1 बेल। ओके जी, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स को इसलिए डिटेल से डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम कॉन्सेप्ट को गेन करें ताकि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है म्यूजिक और नॉइस के बारे में। म्यूजिक वो आवाजें होती है, वो साउंड होती हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, हमारे कान जो इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, हम उसको म्यूजिक कहते हैं। बट वो सारी वॉइसेस जो हमारे कान के लिए पेनफुल होती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिनका हमारे कानों के ऊपर जो एक बुरा असर होता है, हम उसको नॉइस कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो म्यूजिक होते हैं वो एक प्रॉपर वेव होती है, एक प्रॉपर वेव, एक पैटर्न के साथ वेव होती है, जिसकी वजह से वो हमें अच्छी लगती है। बट जो नॉइस होता है, नॉइस में कोई पैटर्न नहीं होता, कम ज्यादा अप डाउन, ये ऐसी वॉइसेस होती है जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता। तो इस तरह की जो वेव्स है हम उनको नॉइस
कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्पीड ऑफ साउंड का। बाकी जिस तरह बाकी वेव्स की स्पीड होती है वैसे साउंड की भी स्पीड होती है। इसमें अक्सर आपने देखा होगा, एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जब बिजली कड़कती है हेलस्टॉर्म के अंदर, आप देखते हैं बिजली कड़कती है, हमें नजर पहले आ जाती है बट उसकी आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। उसकी वजह यह है कि लाइट की निस्बत साउंड की स्पीड कम है, इसलिए हमें नजर पहले आ जाती है और लेकिन उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। इस तरह अगर आप टेबल के ऊपर कान लगा के टैप करें, आपको हवा के अंदर उस टैपिंग की आवाज कम आती है, लेकिन अगर वही आप टेबल के साथ कान लगा ले तो आपको वो टैपिंग की आवाज बहुत ज्यादा आएगी। दैट मीन्स कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। तो आप इसको जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमको जैसे हम पहले भी निकाल चुके हैं, जो आम स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो साउंड डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट जो डिस्टेंस है ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम के हवाले से। तो यहाँ हमारे पास एक टेबल दिया गया जिसके अंदर कुछ मटेरियल की स्टेट्स है, आगे वो मटेरियल्स है और उनमें रेलेवेंट साउंड दिया गया 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कि अगर किसी मीडियम जैसे हवा की डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम है, मतलब हवा के पार्टिकल्स में गैप्स ज्यादा है, तो उसको एनर्जी शिफ्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो एटम्स है वो पैक्ड होते हैं। तो ये वाला एटम फौरी अगले एटम को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से आवाज तेजी से ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर। बट एयर के अंदर चूंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए एनर्जी कुछ लॉस भी हो जाती है। तो हवा के अंदर एज कंपेयर टू सॉलिड, हवा के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड वो कम होती है। इसके अलावा डेंसिटी की बात करें तो हीट करने पर जो डेंसिटी है वो उसकी कम हो जाती है किसी भी मटेरियल की। तो इस वजह से बाय हीटिंग टेम्परेचर अगर राइज हो तो स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटीज वाले डिफरेंट मटेरियल्स का जो साउंड है वो दिया गया। अगेन एक एग्जांपल है, सिंपल वैल्यूज पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर जो साउंड है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर पर, स्पीड ऑफ साउंड जो ड्राई एयर में होती है वो 331 मीटर पर सेकंड होती है। बट अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम राइज करते हैं तो हर 1 डिग्री के क्रॉस पॉइंट तकरीबन 0.6 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो हम कैलकुलेट यूं करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 और पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इज 0.6। तो अगर फर्ज करें अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम साउंड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम 0.6 टी की जगह पर 20 प्लेस कर देंगे तो हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड साउंड आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसी तरह जो जनरल वेव इक्वेशन है इस पर भी ये जो रूल है वो अप्लाई होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन हमारे पास वही फॉर्मूलाज के साथ डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट साउंड की स्पीड्स निकालने की फॉर्मुलेशन की गई है, वेरी सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव एंड एको। तो जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो वेव्स हैं वो किसी मीडियम से टकराकर बेंड हो सकती है, बाउंस बैक हो सकती है, उस तरह साउंड भी चूंकि एक वेव है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है, तो अगर इसके रास्ते में भी ऑब्स्टिकल रखी जाए तो ये उससे रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। और किसी ऑब्स्टिकल के रखने से जो बाउंसिंग बैक है साउंड का, वो सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना, वो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड कहलाता है। अब इसी तरह साउंड सिर्फ रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, साउंड एब्जॉर्ब भी होता है, साउंड ट्रांसमिट भी होता है। अगर आप किसी कोई सरफेसेज है उनके ऊपर अगर टकरा के साउंड वापस आ रहा है तो कुछ ऐसे भी सरफेसेज है जैसे कर्टन्स है या आपका बाकी जो कमरे का फर्नीचर रग्स वगैरह है तो उनमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर बारीक जाली वगैरह या हवा है तो उसमें से साउंड ट्रांसमिट भी हो जाता है। तो साउंड पॉसिबली अगर उसके के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल होती है, डिपेंड अपॉन द ऑब्स्टिकल, वो ऑब्स्टिकल किस मटेरियल की है, तो साउंड या रिफ्लेक्ट हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा या इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि कुछ साउंड एब्जॉर्ब हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया। तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, कंप्लीट ट्रांसमिशन भी हो सकती है। तो इस तरह साउंड जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि जब वो मटेरियल के साथ स्ट्राइक करता है तो आइदर इट इज रिफ्लेक्टेड बैक और एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड।
अब इसी के बेस पर साउंड की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम एको कहते हैं। एको, अगर कोई साउंड जो है वो टकरा कर किसी मीडियम से वापस आता है और हमारे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से साउंड जब वो किसी दीवार के साथ टकरा कर वापस आता है, तो मेरे बोलने और उसके टकरा के आने में अगर मिनिमम 0.10 सेकंड का डिफरेंस है, तो तब मैं उन दोनों आवाजों में डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। मुझे फर्क फील होगा कि आवाज टकरा कर वापस है, हम उसको एको कहते हैं। बट अगर उसके वापस आने में 0.10 सेकंड से कम टाइम लगेगा, तो वो ऐसे ही रेफर होगा जैसे मेरी अपनी आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसके साथ ही वो मिलकर उसकी आवाज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। मतलब दो साउंड्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए, हमारे कानों को डिस्टिंग्विश करने के एटलीस्ट 0.1 सेकंड का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए। अगर दो साउंड्स के दरमियान इतना डिफरेंस होगा तो हम उसको एज एन एको परसीव करेंगे। अब इससे हम जो साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ से साउंड ट्रेवल करके यहाँ जाता है, तो फर्ज करो उसने डिस्टेंस एस कवर की है, तो वो टकरा कर जब वापस आएगा तो एक और एस करेगा। तो मतलब जो उसकी अगर हम वेलोसिटी निकालना या स्पीड निकालना चले v इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 2s, कितने टाइम में, डेल्टा टी में। तो यहाँ से हम s यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो हमें बता सकता है जी कि इतना डिस्टेंस हो ऑब्स्टिकल और जो सोर्स है, तो तब एको प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर के देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें साउंड की स्पीड होती है 343 और टाइम ले लें जी 0.1 सेकंड का जो मिनिमम है डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है दैट इज 17.15 मीटर। मतलब कम से कम एक साउंड के सोर्स और जो उसका सामने ऑब्स्टिकल है उसके दरमियान मिनिमम इतना डिस्टेंस होगा, तो तब हम दो साउंड के दरमियान जो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और एको को परसीव करेंगे। बट इसकी कंडीशंस हमने क्या देखी थी कि ड्राई एयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इतनी थी, मिनिमम टाइम इतना है। तो इस केस में जो मिनिमम हमारे पास डिस्टेंस आएगा दैट इज 17.15 मीटर। अगर आपके बोलने और सामने वाली दीवार के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा, देन वी कैन परसीव इट एज एन एको। यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है, सिंपल वैल्यूज दी गई है और उससे आप डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी अक्यूस्टिक्स। अक्यूस्टिक्स मतलब जिसको सूती निगाहबानी भी कहते हैं, मतलब आवाज की मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हैं। कि जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई थिएटर बनाया जाता है, कोई परफॉर्मेंस, कोई स्टेजेस बनाए जाते हैं, तो उसमें जो कह ले ऑडियो इंजीनियरिंग होती है उसके डिजाइन में, जिससे फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मर है उसके पीछे स्टेज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आवाज उससे जो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस की तरफ जाए, जबकि बैक साइड से आवाज जो है वो जो स्पीकर है उसकी तरफ ना आए। तो इन चीजों की इंजीनियरिंग जो है वो अक्यूस्टिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो आर्किटेक्चर है, जब वो कोई बनाते हैं, हॉल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें देखिए उन्होंने क्या किया हुआ कि इस साइड पर स्टेज होता है, स्टेज के पीछे वाली जो दीवार उसको पैराबोलिक रखते हैं इस शेप में, ताकि इससे आवाज टकरा कर जो है इधर ऑडियंस जो है वो यहाँ पे बैठी होती है, ऑडियंस की तरफ आवाज टकरा कर ऑडियंस की तरफ जाए, तो अगर ऑडियंस को आवाज जो है वो मैक्सिमाइज मिले। इस तरह ये वाली साइड फ्लैट है तो यहाँ से भी टकरा के आवाज इधर जाए, और ये वाली साइड जो है ये पोरस है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। पीछे वाली साइड भी जो है ये जैक्ड है, यानी कि यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो इसको कुछ इस तरह से बनाया गया कि जो आवाज है उसकी गूंज एको पैदा ना हो और सारी की सारी आवाज की फुल इंटेंसिटी जो है वो उसकी ऑडियंस तक जाए। इस तरह मॉस्क के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है मेहराब का कुछ इस तरह से रखा जाता है ताकि आवाज की एको की बजाय वो ऑडियंस तक ज्यादा जाए। अब एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन क्या है कि बहुत सारी एक्यूस्टिक की जो मैनेजमेंट ना होने की वजह से बहुत सारी नॉइस पोल्यूशंस भी है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो स्पीकिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फंक्शन के अंदर एक्यूस्टिक का ख्याल ना रखा तो आवाज की गूंज पैदा होती है, आवाज में डिस्टॉर्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो प्रॉपरली हेयर नहीं कर पाती।
और इसी वजह से नॉइस पोल्यूशन पैदा हो जाती है। जैसे शहरी आबादियों के अंदर अगर एयरपोर्ट्स करीब है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां करीब है तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इस तरह बड़ी हैवी इंडस्ट्री या हैवी मोटर व्हीकल्स जो है वो इस तरह की साउंड पैदा करती हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए जो बड़ी डिस्ट्रॉइंग होती है, जो सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो रेंज है जो एक ह्यूमन हेयर है वो ईयर है वो सुन सकता हो। उसकी रेंज है जो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ये वो रेंज है जो एक इंसान जो आसानी से सुन सकता है। अच्छा, इस रेंज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 20 हर्ट्ज जो है उससे जो कम है उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा है हम उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और इसके दरमियान ये जो वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है जो एक ह्यूमन जो है वो सुन सकता है। बट ये जो रेंज है ये इंसानों की रेंज है, जानवरों के लिए नहीं है। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंफ्रासाउंड होते हैं जैसे कि हाथी और व्हेल्स वगैरह, ये जो है वो कम रेंज वाली साउंड भी जो है 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड भी सुन सकते हैं, जिनकी लाउडनेस इतनी ज्यादा होती है वो हम तो नहीं सुन पाते, बट जानवरों के लिए वो ऑडिबल होती है। जैसे वेल्स है वो कई किलोमीटर्स तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस तरह हाथी कई किलोमीटर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंफ्रासाउंड। इस तरह कुछ जो एनिमल्स हैं वो अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, जैसे कि बैट है। बैट अपने एको की मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से जो अपने प्रे को ढूंढती है, और इसी तरह जो प्रेइंग मैंटिस है ये उसी अल्ट्रासाउंड सेंसर्स के होने की वजह से अपने आप को बैट से बचाता है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस है अल्ट्रासाउंड की, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर ओपनर है। अगर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाएं तो जैसे आप दरवाजे के करीब पहुंचते हैं डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो इट वाज एक्चुअली यूजिंग द अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड्स के जरिए वो डिटेक्ट कर लेते हैं कोई पर्सन करीब आ रहा है तो दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, तो मटेरियल जहाँ पे जो मशीनरी है या मटेरियल उसके अंदर क्रैक्स या उसमें कोई डैमेजेस है उसका पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है उस मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देते हैं। उसके बाद सोनार एक टेक्निक है जो अमूमन पानी के अंदर, समंदर के अंदर समंदर की गहराई मापने के लिए या समंदर की गहराई में मौजूद चीजों को देखने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव जो ऊपर से नीचे भेजी जाती है जो समंदर की सतह से टकरा कर वापस आती है उसको डिटेक्ट किया जाता है, और उस डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करने की वजह से हम उसकी डेप्थ जो फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, वो आपने देखा होगा कुछ अल्ट्रासाउंड सोनिक क्लीनर जैसे ज्वेलरी वगैरह बारीक जो चीजें जिनके अंदर गर्द या मट्टी वगैरह फंस जाती है, तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर क्या करते हैं कि वो वाटर टैंक से होते हैं जिसके अंदर पानी, और उसको एक अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए उसको वाइब्रेट करवाया जाता है उस लेवल तक जिससे जो वो बारीक ज्वेलरी इस तरह की जो चीजें होती है उसकी गर्दो गुबार जो उसके अंदर से निकल जाती है। इस तरह मेडिकल के अंदर भी हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं जो किसी ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर या उसके अंदर जो चीजें हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, किडनी में स्टोन्स है या जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी की कंडीशन या इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाता है तो उसकी स्कैनिंग के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज किए जाते हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक्स है वो खत्म हो जाते हैं। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीज बाय 1000 वॉट पर मीटर, व्हाट इज दिस इंक्रीज इक्वल टू इन डेसिबल, दैट इज इन 10 टू जो 1 है वो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है, तो अगर 1000 की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 10। एंड echo occurs when a sound wave is echo कब बनती है जब साउंड वेव जो वो रिफ्लेक्ट होती है। Compared with the sound of 16 decibel, a sound of 80 decibel has an intensity difference is 1000 times जो है ना वो ग्रेटर होता है, सॉरी 10,000 टाइम्स ये ग्रेटर होता है, 10 की पावर 3 का डिफरेंस होता है बिटवीन 60 एंड 80 डेसिबल्स के। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स लाउडनेस, जो है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। वेरियस इंस्ट्रूमेंट साउंड डिफरेंट इवन व्हेन दे प्ले द सेम, अगर सेम नोट वाली जो आवाजें हैं उनमें जो डिफरेंस हम उनकी क्वालिटी की वजह से कर सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन हेयर, ह्यूमन कैन हियर साउंड
between 20 hertz to 20 ह्यूमन हेयर की जो रेंज है that is 20 hertz to 20 kilohertz. The speed of sound on a warm day when the outdoor temperature is 38, तो आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं. आई थिंक 362 मीटर पर सेकंड बनता है. मिनिमम एको डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड इन विंटर के अंदर ये जो डिस्टेंस है कम हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड, तो इनमें से वैक्यूम में से जो है वो साउंड नहीं गुजर सकता क्योंकि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है. सो दैट्स इट फॉर द सेशन. होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.